वेलकम स्टूडेंट। हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पूर्व में देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत और पितर सत्तात्मक सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें देखना है सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की प्रधानता रही। यह सिद्धांत देवीय सिद्धांत का विरोध करता है। ये कहता है कि देवीय सिद्धांत है वो एक काल्पनिक सिद्धांत है जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, और यह सिद्धांत ये विचार रखता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं हुई, वरन व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया। उस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति उस सामाजिक समझौते का परिणाम है जिसे मनुष्य ने अपने प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए किया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत आधुनिक होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी पुराना है। अब हम इसका देखें तो पूर्व और पश्चिमी दोनों विचारकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है। जैसे कि हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत के अंदर जो 12वां अध्याय है शांति पर्व, शांति पर्व में सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की गई है। उसके बाद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस मत को अपनाया है। तो अब ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय विचारों में सबसे पहले कहाँ मिलता है सामाजिक समझौते के विचार, तो शांति पर्व में मिलेंगे, जिसमें कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा ने राजा को चुना, राजा ने उसकी सुरक्षा का वचन दिया। किसकी सुरक्षा का? जनता की सुरक्षा का वचन दिया। यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया। भारत में शांति पर्व ने और यूनान में सोफिस्ट वर्ग ने सामाजिक समझौता विचार है वो दिया है। इसका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम संस्था का अर्थ है कि राज्य है वो नेचुरल नहीं है, वो व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, एक समझौते का परिणाम है। रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है, और मध्य युग में मैकियावेली और मैकडोनाल्ड ने इसका समर्थन किया है। मैकियावेली भी सामाजिक समझौते की बात करते हैं। उसके बाद है 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये विचार बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। अब ये पूछ सकते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का गोल्डन टाइम कौन सा था, तो गोल्डन टाइम है 16वीं और 17वीं शताब्दी। इस समय लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे थे। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम इसकी वैज्ञानिक रूप में व्याख्या की। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? रिचर्ड हुकर ने की। ग्रेशियस और स्पिनोज ने इसका पोषण किया, किंतु इस सिद्धांत को वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन होप्सलोक रूसो ने किया। तो आप सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ोगे तो इसमें इन तीनों विचारकों की क्या थॉट थे उसका अध्ययन करना होगा। तो आज हम इनको एक एक करके करेंगे। आज हम होप्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत आ गया कि ये काल्पनिक सिद्धांत है जो मानता है कि राज्य की उत्पत्ति है वो कृत्रिम रूप से हुई है, और व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई, और उसके बदले में राजा ने यह वचन दिया कि वो प्रजा की रक्षा करेगा। यह सिद्धांत पश्चिमी और पूर्वी दोनों विचारकों ने इसके ऊपर विचार दिए हैं। पूर्व की बात करें तो भारत के अंदर है वो शांति पर्व के अंदर, महाभारत के शांति पर्व में इसके संबंध में विचार मिले। पश्चिमी में सोफिस्ट यूनानी थे, रोमन विचारक मैकियावेली और रिचर्ड हुकर ने इसको सबसे विस्तृत व्याख्या की है। तो ये हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो पक्ष थे इम्पोर्टेंट उनके बारे में अब देखा है। अब हम देखेंगे होप्स है
उनने सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। होब्स है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपने सामाजिक समझौता विचार का प्रतिपादन किया। उनकी पुस्तक का नाम है लेव्याथन। लेव्याथन के अंदर होब्स ने 1651 में प्रकाशित हुई थी अपने सामाजिक समझौता विचारों का प्रतिपादन किया है। तो उन्होंने सामाजिक समझौता विचारों में क्या कहा? सबसे पहले मानव व्यवहार का वर्णन किया है। होब्स ने अपनी पुस्तक का नाम लेव्याथन में मनुष्य के व्यवहार का नकारात्मक वर्णन किया। मतलब जो मनुष्य के व्यवहार की बुराइयां थी उनको सामने रखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य कैसा होता है? स्वार्थी, अहंकारी, झगड़ालू और हमेशा शक्ति को पाने का ही प्रयास करता रहता है। होब्स के अनुसार मनुष्य अपने कार्य पूरे करने के लिए छल कपट का सहारा भी लेता है। झूठ, परपंच, शत्रुता उसके प्रमुख साधन होते हैं। होब्स के अनुसार मनुष्य में सद्गुण भी होते हैं परंतु वे उसके व्यवहार के अंग नहीं होते। पहले मानव स्वभाव का वर्णन है, फिर उन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन है। तो जाहिर सी बात है, जब मनुष्य बुरा है तो वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वो भी बुरा होगा। तो होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें उन्होंने कहा है कि शक्ति ही सत्य है। यह उस समय का सिद्धांत है जिस समय अत्याचार, मारकाट का बोलबाला था और हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने शत्रु की दृष्टि से देखता था। होब्स के अनुसार वहाँ कोई व्यवसाय न था, ना ही कोई संस्कृति थी। अब है समझौते के कारण। क्योंकि चारों तरफ असुरक्षा थी तो इस असुरक्षित वातावरण से निकलने के लिए मनुष्य ने समझौता कर लिया। अब समझौता क्या था? तो समझौते के लिए होब्स की फेमस कोटेशन है, मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या सभा को सौंपता हूँ और तुम भी ऐसा ही इसी तरह अपने अधिकार इस व्यक्ति को सौंप दोगे। अर्थात समझौता व्यक्तियों का आपस में हुआ है जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को राजा मानते हैं या कोई सभा है उसको मानते हैं और उसको अपने समस्त अधिकार और शक्तियां हैं वो सौंप देते हैं। तो होब्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जीवन की सुरक्षा करना। और होब्स का जो शासक था, जो उसने जिसको सारी शक्तियां सौंपता है, उसी को अपना संप्रभु मानना है। तो ये होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत हमने देखा। उसका जो समझौता है वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों है और समझौता का जो माध्यम है वो व्यक्ति है, शासक उसका पक्ष नहीं है और सभी प्रकार के अधिकार है मनुष्य राजा को सौंप देता है। सिर्फ एक अधिकार रहता है उसके पास, जीवन की रक्षा का। संप्रभु मतलब शासक का आदेश ही कानून होता है और जनता उसका विरोध नहीं कर सकते। ये होब्स के समझौते की कुछ खास बातें हैं। अब उसकी आलोचना देख लेते हैं। तो मानव स्वभाव का चित्रण है वो गलत किया है। मानव में अच्छाइयाँ भी हैं जिसका उसने वर्णन नहीं किया और प्राकृतिक अवस्था है वो काल्पनिक है। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मनुष्य हमेशा युद्ध की स्थिति में रहा हो। और समझौता है वो काल्पनिक है। वे जो मनुष्य आपस में इतने युद्ध और संघर्ष की स्थिति में रहा वो अचानक चेंज कैसे हो गया कि वो शांति से रहने लग गया, कानूनों के अधीन आ गया। तो ये उसकी अप्रासंगिक बातें हैं। और होब्स का जो राज्य है उस सरकार के अंदर वो डिफरेंस नहीं करता है। तो ये हमने होब्स के कुछ सिद्धांत की कमियां देखी, लेकिन फिर भी इन कमियों के बावजूद भी उसके सिद्धांत का महत्व है। उसने पहली बार राज्य को ईश्वरीय ना मानकर मानवकृत संस्था माना, व्यक्तिवाद को जन्म दिया, व्यक्ति को महत्व को उसने समझा, मानव व्यवहार का चित्रण किया और व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा का अधिकार दिया। धन्यवाद।